So okay, so in the last class हमने CSS के बारे में पढ़ा था. So the first thing was three types of CSS. So we have discussed inline CSS, internal CSS and external CSS. मैंने ये भी बताया था कि इनका priority order कैसे होता है. So the highest priority is given to the inline CSS and after that यहाँ पे जो भी चीज़ नीचे होगी, like if it is internal CSS तो वो वाली property execute होगी and if it is external CSS तो वो वाली properties execute होगी. So internal CSS how can we give a element of internal CSS is कि हम उस कि हम जो भी हमारा HTML का टैग होता है, वी प्रोवाइड एट्रीब्यूट कॉल्ड स्टाइल एंड उसमें हमको चेंजेस, उसमें उसकी सारी प्रॉपर्टीज डिफाइन कर देते हैं लाइक कलर एंड ऑल. सो उससे क्या होता है, लाइक इन द वेबसाइट यू कैन सी कि यहाँ पे हेलो रेड कलर में लिख के आ गया है. सो दिस वाज अबाउट द इनलाइन CSS कि हम इनलाइन CSS डिफाइन कैसे करते हैं. जस्ट स्टाइल लिखना होता है equals to and then inside the semicolons we provide the property like color, height and all. After that we need to provide a semicolon and then we write its property what we want to give. So this is how we can provide the inline CSS. After that comes the internal CSS. So this was the entire code for the internal CSS. Internal CSS में first we put a style tag and inside the style tag हम उस attribute को select हम उस tag को select करते हैं या फिर हम उसकी classes या IDs को select करते हैं. So to select a tag हम क्या करते हैं, जैसे हमें hy tag चाहिए तो हम सीधा hy लिख सकते हैं. उसके लिए हमें कोई prefix नहीं लगाना होता. Simply by writing hy हम किसी भी element को select कर सकते हैं. But in case of a class, first we need to put a dot and then the class name, and after that we can define its property. And similarly if we want to select any ID, so uske liye first of all we need to provide the hashtag and then the class name and then we can select the properties. So इस तरीके से हम सारी HTML की properties को select HTML के elements को select कर सकते हैं. So ये यहाँ पे internal CSS मैंने बता दिया कैसे करते हैं कि first we need to put a style tag and उसके अंदर हम सारा content डाल सकते हैं. देन अगर हमें एक एक्सटर्नल CSS अपने वेब पेज पे लिंक करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम खाली लिखते हैं लिंक एंड इसमें यहाँ पे CSS वाला जो ऑप्शन आता है वी नीड टू क्लिक ऑन दैट एंड उसके बाद ये स्टाइल शीट ऑटो कंप्लीट हो जाता है. तो उसके बाद अगर आपकी स्टाइल शीट पहले से नहीं है तो जस्ट प्रेस कंट्रोल एंड देन hover over the style.css and click on it, you will be redirected to the style.css page. यहाँ पे भी हमें सेम तरीका होता है किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट करने का. इफ़ इट इज़ अ सिंपल HTML टैग तो हम उसके लिए सीधा उसका नाम लिख देते हैं, बट इफ़ इट्स अ क्लास देन वी नीड टू राइट अ प्रीफिक्स बाय डॉट एंड इफ़ इट्स अ ID तो हमें उसके लिए हैशटैग यूज़ करना होता है. सो इस तरीके से हम HTML के एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं. आफ्टर दैट मैंने बताया था कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ कि हाइट और विड्थ क्या होती है. सो हाइट जैसे यहाँ पे एक डिवीजन है ये, इस डिवीजन को मैंने 500 पिक्सल्स हाइट दे रखा है एंड 500 पिक्सल्स विड्थ दे रखा है. सो इन दिस वे हम इसके एक हाइट और विड्थ इसको डिफाइन कर सकते हैं. आफ्टर दैट हमने उसको बैकग्राउंड कलर दिया था, वी प्रोवाइडेड मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर, उसके टेक्स्ट अलाइन को हमने सेंटर किया था एंड उसके बॉक्स को बॉर्डर बॉक्स दिया था. सो अब बॉर्डर बॉक्स और बिना बॉर्डर बॉक्स का यूज़ हमने कल भी समझाया था, एक बार उसका वापस रिवीजन कर देते हैं. लाइक बॉक्स साइजिंग में क्या होता है यार कि लेट्स से we take its width to be 500 pixels and we take its height to be 500 pixels and after that we include a padding of 50 pixels. तो क्या होगा कि 500 पिक्सल्स तो वो पहले से था बट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड हम उसे 50 पिक्सल की पैडिंग भी दे रहे हैं और राइट से भी 50 पिक्सल की पैडिंग दे रहे हैं. तो उसकी टोटल विड्थ अब 500 नहीं रह जाती है, वो चेंज होकर 600 हो जाती है. सेम गोज़ विद द हाइट एज वेल कि जो उसकी टोटल हाइट होती है इट चेंजेस टू 600 पिक्सल्स. सो हम ये चीज़ें नहीं चाहते. हमारा डिफाइन है कि हमें जो अपना कंटेंट है उसको सिर्फ 500 पिक्सल्स के अंदर ही रखना है. तो उसके लिए हम बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स कर देते हैं. तो ये सारा कंटेंट जो होता है वो 500 पिक्सल्स के अंदर ही अपने आप को अलाइन करने का ट्राई करता है. सो दिस इज़ हाउ वी कैन प्रोवाइड, दिस इज़ ऑल अबाउट बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स. एंड हमने बताया था मार्जिन और पैडिंग क्या होता है. सो मार्जिन क्या होता है कि जो भी इस कंटेंट के बाहर से, मतलब इस बॉक्स के बाहर से जितना भी हमें डिस्टेंस उसको शिफ्ट कराना है फ्रॉम ऑल द 4 साइड्स, उसके लिए हम मार्जिन देते हैं. एंड टू प्रोवाइड द पैडिंग, हम जो भी इस बॉक्स के अंदर का कंटेंट है वो कितना और अंदर स्ट्रिंक होना चाहिए, फॉर दैट हम उसके लिए पैडिंग यूज़ करते हैं. लाइक
लेट मी ओपन द कंसोल। सो यहाँ पे जो मार्जिन है ये इसके बाहर का कंटेंट होता है, ये हमारा बॉर्डर होता है, उसके बाद हमारी पैडिंग आती है एंड आफ्टर दैट कम्स द कंटेंट। सो इस तरीके से कोई भी बिहेवियर डिफाइन होता है। एंड ऑल्सो मैं ये जो चीज़ राइट साइड में आपको दिख रही है हम इसे डेव टूल्स कहते हैं। दिस इज़ यूज्ड फॉर डीबगिंग, ठीक है। सो लेट्स से यहाँ पे ये आपको बटन जैसा दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है, इससे हम कोई भी एलिमेंट यहाँ पे आके सेलेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स से मैं इस बॉक्स को सेलेक्ट करता हूँ। नाउ वी कैन सी कि हमने यहाँ पे 20 पिक्सल की मार्जिन हर तरफ से दे रखी है, बट फ्रॉम द राइट साइड एज यू कैन सी कि वो काफ़ी ज़्यादा एरिया ले रहा है। वो इसलिए क्योंकि उसकी पेरेंट की एरिया ही उतना है, तो इसलिए वहाँ से वो ज़्यादा ले रहा है, बट बाकी जगह से वो सिर्फ 20 पिक्सल्स ही ले रहा है। आफ्टर दैट कम्स द बॉर्डर, जो कि वहाँ पे वो आप देख रहे हैं कि वो बॉर्डर अपने आप ब्लू से कलर चेंज हो गया क्योंकि उसके ऊपर मैंने हवर किया था। देन कम्स द पैडिंग वाला पार्ट एंड आफ्टर दैट कम्स द कंटेंट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। एंड उसके बाद मैंने H4 में कुछ एक स्टाइल करके सिखाया था कि इसको कैसे हम डिस्प्ले कर सकते हैं। कहाँ गया वो, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ये चीज़ मैंने बताई थी कि हम इस एक टेक्स्ट के पीछे किसी इमेज को कैसे डाल सकते हैं। लाइक अगर मैं इसको थोड़ा और बड़ा करूँ तो इट विल बी इजीली विजिबल कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके पीछे एक इमेज लग गई है। सो इस तरीके से हमने एक स्टाइल प्रॉपर्टी आपको कल करके दिखाई थी। So, yeah, this was the revision from our last class. Now, I'll hand over the class to Vidushi and she'll be teaching you more on CSS. If you get any doubts, you can ask it after the lectures. And Harsh Kumar, you can turn off your camera. Hello, good morning, guys. Am I audible? Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. So, yesterday we took a look at the basic properties of CSS, and today we'll dive deeper. So, tell me once my screen is visible, okay? Is my screen visible? Yes, ma'am. It's visible. Yes, ma'am. Nice. So let's take a look at the topics that we'll be covering today. So first of all, we'll take a look at the text properties. We can style our text in different ways. So we'll take a look at that. Then we'll take a look at different fonts that we can use, and we'll learn that how we can use the Google fonts for our fonts. Like there are few default fonts that are already present in our HTML and so that can be used directly, but for the Google fonts we have to download them from Google, or we have to link them from Google, and then we can use them. Then we'll take a look at the links, like the links we insert in the webs in our web pages. Then we'll take a look at different lists. Yesterday also you took a little bit about use read about lists, like Shimanshu taught you about lists like ordered lists and unordered lists. Today we'll talk about how we can style them. For example, I guess a student had a doubt like how we can use different bullets. So today we'll take a look at that. Then we'll know what is Z index, then some display properties. We'll learn about position. Yeah, Arias. Roll number 1142, your mic. Can you please mute yourself if you don't have any doubt, or else if you have any doubt, you can ask. Yeah, thank you. So then we'll take a look at different positions, opacity, and pseudo classes and pseudo elements. So first of all, let's start with the text property. So for the text, we can have it in, like, CSS includes many properties for formatting text. Like we can change the text color, we can change their alignment, we can change their decorations. Like for a link, if for a link, when we put a link in the web page, it always comes with the underline. But if we set a text decoration to none, we can remove those lines, and there are many other text decorations properties as well that also we'll take a look at.
Then text transform, it is used to specify that whether we have to put our text as uppercase, lowercase, all those things. That text spacing, like text spacing includes letter spacing, word spacing, and line height, word height. So that we can change using text spacing properties. Then we can add shadow to a text, like shadow of yellow color, that looks good. And then at the end we'll take a look that if there's a div and in that div we have put some text and it's overflowing, then how we can manage that. Okay, so I have basically created a HTML file and I have linked a CSS file with that. You guys can't do that, you learned this in the previous class, right? Is there any lag you guys are facing? No, ma'am. Okay, then it's fine. Yeah, so I have basically made a HTML file and I have linked a CSS file. Like you can use the link the CSS file with these. You have learned it in the previous class, right? You have to just use the link tag and you have to put the name of the CSS file which you have created and you can link that. So first of all, mm, wait a second. Yeah, so I have just used paragraph tags, 4 to 5, I guess. Yeah, 7 paragraph tags. In these tags, I'll be explaining you the text properties. So I have just, so let's start with the text properties. So first of all, we can change the color of the text. You can simply write for changing the color of the text, we use the color. Uh, you can set. And as you can see that the color of the text has changed. Similarly, we can use different properties. Like for example, we can align the text. For that, we use the align tag. Uh, Now, as you can see, if you will see here, the text is centrally aligned. So in that way, the alignment property works. You can even change the color of the div, like background color. I'll use let's say blue. So हम ऐसे background color भी change कर सकते हैं. तो ये सारी properties होती हैं text की. Then about the text decoration. So we can underline the elements, or we can for example, we can underline. As you can see, the text is now underlined. There are other two text decorations as well, overline and line through. So let's different para text decoration overline. So what overline does is, like for the underline, it underlines the statement, and for the overline, it puts a line over the statement or the para we are writing, the line we are writing. Understood? Instead of overline, we can use cut line through as well. So as you can see, these type of decorations are available. We can use them. Then we can take a look at the transform properties, text transform properties. I'll be going a bit fast. So these are just the properties you can explore and
see what else you can do. Like for example, I use text transform. It is used to specify that whether you have to put your text in the uppercase, lowercase, or you have to capitalize it. Capitalizes the first word of each, first letter of each word would be capital. So that's it. So for example, here I am using uppercase. So all my letters are in uppercase. You can instead use capitalize as well. So you can see that the first word, letter of each word is now capital. So these properties you have to explore yourself, that what else other properties are available in the text transform tag. Like for example, lowercase is also there. So this is it. Now let's take a look at the spacing. I have done the text transform, then let's take a look at text spacing. Text spacing is not actually a property, but it's a general category in which there comes different properties. For example, we can do letter spacing. What letter spacing is? So letter spacing is you can change the space between each letter. For example, I feel that these letters are too close. I can change the space. I can, for example, set it to. Now you can see that there's more space between the specific letters. Like for the fourth para, I use the letter spacing, and now it's changed. Similarly, we can do that be confusing hoga. Let's do it in the next para. Text. Instead of letter spacing, we can set the line height as well. For example, I'll set line height as 10 pixel. अब यहाँ पे तुम लोग देखोगे बेसिकली इस वाली लाइन में, यहाँ पे लाइन में हाइट डिफरेंस है, इस वाली में इधर पे यू हैव ज़्यादा लाइन डिफरेंस एंड इधर पे ये कम हो गया बिकॉज मैंने स्पेसिफिकली उसको 10 पिक्सल कर दिया. अगर मेरे को इसको ज़्यादा बढ़ाना है तो मैं इसको 100 पिक्सल करके देख सकती हूँ. एंड अब यहाँ पे लाइन के बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो गया है. सो ऐसे हम लोग लाइन स्पेसिंग भी चेंज कर सकते हैं. उसके बाद next what we can do is we can even change the word spacing. Text. Word spacing. Word spacing basically ये बताता है कि like we can change the space between the words. Like for example, we have two adjacent words and we wanna change the space between them. Then we can use the word spacing. For example, you can set it as 50 pixel. So see, the space between the specific words is now increased. It's around 50 pixels. So in this way, you can change the spacing as well. Now the next thing that we can learn is let's take a look at text shadow. You can even add a shadow to your text. You can define how much shadow you want. Like for example, I want 2 pixel. I want it to be of yellow color. Yeah. So basically shadows work in two directions. So you have to specify how much shadow you want in the directions, as in for the left side and for the bottom side, that you can specify. So in this way we can add the shadow. Now let's take a look at the font properties. I guess we have covered the text properties. Okay, so text overflow is remaining. So supposingly, for example, this here, I have used a div to, let's name this div something.
overflow, I have already put the paragraph in a specific div, the text3 div. Like for example, if I specify the height for this div, I have named it overflow. Like I'll specify the width, for example 300 pixel, and the height as 200 pixel. So and let's put the background so that you can understand. Supposedly yellow. So we can see the text is not overflowing because the height of the div is larger than the amount of text. So let's see that what will happen if we decrease the height of the div. So now you can see that the text is overflowing. Like our div container is only this much, but the text is overflowing out of our container. So what we can do that about that? So यहाँ पे हम लोग specify कर सकते हैं कि हमको overflow नहीं चाहिए, तो हम overflow hidden करते हैं. Like how कैसे करेंगे hidden? Overflow में जाएंगे, हम overflow लिखेंगे, and then we can either select hidden. हिडन से हमारे जितना एक्स्ट्रा टेक्स्ट होता है वो पूरा यहाँ से चला जाता है. बट हिडन के अलावा there are many other properties as well that we can use. For example, we can use this scroll one. Here you will get a scroll bar from where you can scroll and see the remaining text. So this is the overflow, text overflow thing, how you'll be managing the text overflows. Then yeah, so now let's move ahead on Google Fonts and normal fonts. So basically font is the handwriting that we use for the like font is basically the text, like what the properties you can add, like font family is the handwriting that you can use for the text. Font style is like, for example, you wanna make it italic or something, that's font style. Then font size is basically the size of the font that you can, and font shorthand is a property, like using a single font styling you can specify the every font property. So let's take a look at that. Guys, am I audible to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so if you guys have any doubt in between, you can unmute yourself and ask. Okay. Ma'am, can you explain overflow once again? Overflow once again. Okay, cool. So what overflow is basically, जब हम किसी एक div में कोई para डालते हैं तो like we can fix the height of the div. That I guess you learned this in the previous class. We can specify the height and width of the div. So अगर हमारा जो div का container है उससे ज़्यादा हमारा text है, for example मैंने यहाँ पे div की जो height है वो specify कर दी 100 पिक्सल कर दी. अब 100 पिक्सल इज बहुत छोटा सा कंटेनर, बट मेरा टेक्स्ट ज़्यादा था. तो अगर हम वहाँ पे ओवरफ्लो नहीं लगाएंगे तो व्हाट हैपन्स इज कि टेक्स्ट हमारा ओवरफ्लो होने लगता है. लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं ओवरफ्लो हटा देती हूँ. अगर हम ओवरफ्लो को हिडन नहीं करते या कुछ और सेट नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा टेक्स्ट है वो हमारे डिव के कंटेनर से बाहर ओवरफ्लो करने लगता है. आप किसी भी साइट में ऐसा होगा तो अच्छा नहीं लगेगा. So what we do is we set the overflow as scroll, or we set the overflow as hidden. There are many properties, like for example you can even put it as hidden. But hidden में what happens is कि hidden में जितना extra content है वो हमारा यहाँ से चला जाता है as if it never existed. So according to our need we set it to different properties. Like for example मेरे को मेरा कंटेंट चाहिए, so I'll use it as scroll. तो यहाँ पे यूजर के हिसाब से they can set कि उनको क्या कैसे करना है. Is it clear now? Yes, ma'am. Like the yellow color is of the div. Like
The yellow part is the div, that is the space that we can use for our text, and other than the yellow part, what's overflowing is the text. As you can see here that from outside this yellow tag we have this last line, so this is overflowing. Any other doubt? So guys, if you feel that I'm going too fast or too slow, you can tell me that as well. If you feel my pace is slow or my pace is fast. I guess there are no more doubts left, so we'll take a look at the font properties. So change the font family of the text. Like font family is the handwriting that we use for the text. There are predefined default families that you can use. For example, I can use this one. So here, as you can see, the writing's being changed. So that's the font family. You can also like if you don't like any of the fonts already that are present, so you can download the fonts from Google Fonts. You can download any of the fonts from here. Like for example, I'll use this font. Like I like this one, so I'll get a code here, like how I can link my font. So you can just copy this code and you can paste it in the head tag of your HTML code. Like for example, I have already used a font, linked a font for you guys. So you can just copy and paste this code and then you can use it in your CSS. Like you'll get an option for that font simply. Okay, so this is it, and then let's look at the other properties, font properties. So you can use font size as well. For example, I want it to be large, medium or small, so I can specify that. Now you can see that the fonts are larger. Then we can also specify font weight. Now, what is font weight? Font weight is that how much bold you want it to be. Like you want it bold, you want it light, you want it normal. That you can specify. So that is font weight. Then next is font style. Font style is the style that you use for your font. For example, italics. Uh, you can put it normal. You can inherit it from your parent div as well. So these are font properties. Like you can see now the text is italic. Now what is font shorthand? Font shorthand is basically a term used for your CSS thing. Like you can specify all these things in a single tag. By font, like so here you can specify everything. Like I want the style to be italic, I want it to I want the words to be in small caps, or I want it to be bold, everything, or I want specific handwriting. So everything I can specify in a single line. So this basically is called for font shorthand. So this is it. You can even
specify a percentage for the bold, like how much bold you want. Like for example, that will work too. So as we can see that in this para we have made the changes in the single line, but every change is being reflected in the side. So in this way also you can define the fonts or font properties. So these are the font properties. Now let's take a look at links. So we can include links as we have learned in the previous classes as well, but there are few properties that when that we can define for the links. We can style it differently. For example, first of all we need to understand that what is a link. Basically a link is what terms we use. These are the pseudo classes, we'll learn about them later on. But a link is basically a link which is unvisited, and a visited link is a link which a user has already visited. Hover is like when you move your cursor to a link, the color changes or anything changes. So hover is that. And then it's a active. Active is a link that is at the moment when it is clicked. That moment is known as the for the time period it's active. That is the active link. So we can style our link as well, like for in the HTML. Let's put a link and then define different properties there. In the href you provide the source where you want to go. Like for example, I want my page to be reloaded, like I don't want to go anywhere, I just want to stay here. Let's provide a class to it. Supposingly I'll name it as link. So we can style our link in links or link in different ways. Earlier I told you about the property display none, like display none, sorry, here text transform proper text decoration property. In the text decoration we can specify none. I told you that we can use that for links as well. So here we can see that the link is underlined, so we can specify the text decoration as none to remove the underline. Then basically these are the pseudo classes that we use. Should I first tell you what's a pseudo class? Okay, so first of all, let's take a look at what is a pseudo class. A pseudo class is a class that is used to define a special state of an element. For example, when we move over a specific element, what it do? Like for example, it may change color, या फिर उसका size बड़ा हो सकता है, या फिर z index change हो सकता है, या फिर हम visited unvisited links को differently style कर सकते हैं, या फिर उस पर फोकस लाना हो तो उसके कर्सर को चेंज कर सकते हैं. सो ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं ये हम सूडो क्लास यूज करके ज्वाइन करते हैं. Guys, if you understand what I am saying, please reply yes or no or something like, or if you are facing any doubts, please reply. Is anyone there? Am I audible? Yes, ma'am, you are audible. Yes, ma'am. So guys, please reply.
लाइक इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट, एटलीस्ट रिस्पॉन्सिव रहो तो पता चलेगा कि हाँ बच्चे अटेंड कर रहे हैं करके, उनको समझ में भी आ रहा है, अदरवाइज इट विल बी ऑफ नो यूज अगर समझ नहीं आ रहा है तो। मैम आ रहा है। ओके नाइस। सो हाँ ना मैम इन बोलते द रहा करो गाइस क्लास में। मैम यस निकिता। मैम इन द प्रीवियस कोड आपने 12 पिक्सल स्लैश कुछ लिखा था, तो वो स्लैश किस लिए काम आता है? It's for defining the ratio. ओके मैम। Any other thing, Nikita? नो मैम, नो मैम। Cool. So we were on pseudo classes. So ये special properties define करने के लिए use होते हैं. And pseudo class define करने का एक proper syntax होता है. Like we write the selector. For example यहाँ पे हम links की बात कर रहे थे, तो हमारे link में what is our selector? कोई कल क्लास में सिलेक्टर्स पढ़ाया था ना? एनीवन, व्हाट विल बी अ सिलेक्टर फॉर द लिंक क्लास, लाइक फॉर द लिंक टैग, a tag which we use? Okay, so the selector that we use for this class is a. So these are the selectors. Then what is a pseudo? Just a second guys. Sorry, there was some disturbance. I'll continue. Now, what's a pseudo class? Pseudo class is the property that we want to define for the selector. For example, I want to hover over a link. Hover is like just moving a cursor over it. उस पे ऐसे जाते हैं तो यहाँ पे जैसे हमारा cursor change होता है, लिंक पे जाते हैं तो यहाँ पे जो भी इसको हम just pointing to it is known as hover. तो hover करने पे हमें जो जो चीज़ें change कराने हैं ये सब, या फिर कुछ भी करने पे जो हमें चेंज कराना है वो यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल हवर एक है, आफ्टर हो सकता है, ऐसे चेक्ड हो सकता है, डिसेबल्ड हो सकता है, एम्प्टी हो सकता है, ऐसे काफ़ी सारे हैं जो तुम लोग यूज़ कर सकते हो. अभी हम लिंक के लिए हम हवर यूज़ कर सकते हैं, तो हम हवर यूज़ करके देखते हैं. यहाँ पे हमने लिंक किया, यहाँ पे इसको टेक्स्ट डेकोरेशन हमने यहाँ पे नन किया है. अब इधर पे हमें देखना है कि हम सूडो क्लास कैसे यूज़ कर सकते हैं. तो सबसे पहले व्हाट वी टाइप है सिलेक्टर. सिलेक्टर हमारे यहाँ पे ए है. देन हमें करना किस पे है, वी वांट द चेंजेस व्हेन वी हवर ओवर इट. सो हमने हवर स्पेसिफाई किया. अब हम यहाँ पे इसका कलर चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, जो भी हमें चाहिए हो वो हम कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मैं हवर करूँ तो इसका कलर चेंज हो जाए. फाइल स्पेसिफाई कलर कि हमें को कलर क्या चाहिए चेंज करने पे. फॉर एग्जांपल वायलेट चाहिए. तो मैं जैसे इस पे हवर करूंगी यू कैन सी कि कलर चेंज हो रहा है. तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो हम डिफाइन करते हैं ये हम सूडो क्लासेस या फिर सूडो एलिमेंट्स यूज करके करते हैं. तो यहाँ पे लिंक्स में जैसे हमने यहाँ पे विजिटेड मतलब लिंक का वो किया है, नॉर्मल जब हम हवर कर रहे हैं उसका किया है, वैसे तुम यहाँ पे लिंक के लिए, विजिटेड लिंक के लिए या किसी भी एक्टिव लिंक के लिए भी उसको डिफाइन कर सकते हो. आई वॉन्ट यू गाइज टू एक्सप्लोर इन सब के बारे में, बिकॉज सिंटैक्स सेम है. यू हैव टू जस्ट स्पेसिफाई, बी क्रिएटिव एंड डिफाइन व्हाट यू वांट टू डू. नेक्स्ट इज लाइक सूडो क्लासेस, वी हैव सूडो एलिमेंट्स टू. सो ये स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट को डिफाइन मतलब स्टाइल करने के लिए यूज होता है. पर लाइक ये स्पेशल स्टेट डिफाइन करता है एंड ये वाला स्पेसिफाइड पार्ट्स को स्टाइल करने के लिए यूज होता है. लाइक जो डिफरेंस क्लासेस और एलिमेंट्स में है सेम डिफरेंस सूडो क्लासेस और सूडो एलिमेंट्स में है. तो यहाँ पे हम फर्स्ट लेटर या फर्स्ट लाइन ऑफ एन एलिमेंट को स्टाइल कर सकते हैं. जैसे मेरे को फॉर एग्जांपल चाहिए कि मेरा किसी भी लाइन का जो भी फर्स्ट लेटर है उसका कोई भी कलर जो है वो डिफरेंट हो, तो मैं सिंपली यहाँ पे जाके, अच्छा यहाँ पे सूडो क्लासेस का सिंटेक्स
सूडो एलिमेंट्स का ये सिंटेक्स होता है, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। सूडो एलिमेंट में भी हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं जो हमें लगानी होती है। लाइक फॉर एग्जांपल हम आफ्टर, बिफोर, सिलेक्शन, ये सारी प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। लाइक अगर आप क्लिक करोगे तो बाद में क्या होगा, या फिर पहले आपको क्या चाहिए, तो वो सारी प्रॉपर्टीज। और यहाँ पे प्रॉपर्टी जो भी हमें करना है वो और उसकी वैल्यू। तो फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पे आई कैन यूज फर्स्ट लेटर। फर्स्ट लेटर इज लाइक मैंने जितना भी इस मेरा वेब पेज जो अभी हम बना रहे हैं उस पर जितना भी मेरा ये फर्स्ट लेटर वाला ये वो है, मेरे को चाहिए कि इसका सबका फर्स्ट लेटर हर लाइन का डिफरेंट हो जाए। तो आई कैन यहाँ पे स्पेसिफाई कि कलर आई वांट द कलर टू बी रेड। सो यहाँ पे अब देखें तो हम हर लाइन का जो फर्स्ट लेटर है दैट इज रेड। तो इस टाइप की प्रॉपर्टीज हम सूडो एलिमेंट्स एंड सूडो क्लासेस यूज करके लगा सकते हैं। समझ आया सबको? यस मैम। किसी को कोई डाउट या कंफ्यूजन है? Ma'am, can you explain once again? विच पार्ट? Pseudo part. सूडो पार्ट, ओके। सो नॉर्मल क्लासेस और जो नॉर्मल क्लास और एलिमेंट्स होते हैं हम उससे बेसिक उनकी स्टैटिक प्रॉपर्टीज चेंज करते हैं। लाइक जो हमेशा स्टैटिक रहती हैं वेब पेज पे, जैसे कि ये अभी दिख रहा है ऐसा तो ऐसा ही रहेगा, इनमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। बट सूडो क्लासेस और सूडो एलिमेंट्स यूज करके हम, तुम कह सकते हो कि उनकी डायनामिक प्रॉपर्टी एक तरीके से चेंज करते हैं कि हम कुछ करें तो फिर उसका हमें कुछ रिस्पॉन्स मिले, तो उनके स्पेशल स्टेट के अकॉर्डिंगली चेंज होता है। और सूडो क्लासेस एंड सूडो एलिमेंट सेम डिफरेंस होता है जो कि क्लास एंड एलिमेंट होता है। सूडो क्लास सूडो क्लासेस की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के लिए यूज होता है एंड सूडो एलिमेंट्स बेसिकली स्पेसिफाइड पार्ट्स के लिए होता है। लाइक इधर पे हम पूरे लिंक का दे रहे हैं कि अगर कोई भी लिंक क्लिक हो रही है तो उसका कलर चेंज हो रहा है या जो भी है वो पूरा उस क्लास पे लग रहा है। बट सूडो एलिमेंट में हम स्पेसिफाइड पार्ट कर रहे हैं कि हम एक पैरा के अंदर, एक लाइन के अंदर भी हमें सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट जो फर्स्ट उसका लेटर है उसका कलर चेंज कराना है। तो ये थोड़ा स्पेसिफाइड पार्ट्स के लिए होता है एंड सूडो एलिमेंट थोड़ा सूडो क्लास थोड़ा जनरलाइज होता है। ये स्पेशल प्रॉपर्टीज ऐड करने के लिए यूज होते हैं और इनका जस्ट थोड़ा सा सिंटेक्स अलग होता है। यहाँ पे हम पहले सिलेक्टर डिफाइन करते हैं। सिलेक्टर कल आपने पढ़ाई, तुम सबने पढ़ाई था। लाइक फॉर एग्जांपल हम कोई ए टैग यूज करते हैं तो उसका सिलेक्टर ए होगा, ऐसा। उसके बाद सूडो क्लासेस होती हैं जो हम जिस स्टेट में हम उनको चेंज कराना चाहते हैं। स्टेट्स आर लाइक कोई भी चीज़ एक्टिव स्टेट में, लाइक जब हम उस पर फॉर एग्जांपल लिंक के लिए एक्टिव स्टेट क्या होता है, हम उस पर जब क्लिक करते हैं तो वो जो शॉर्टेस्ट मोमेंट पीरियड होता है जब वो एक्टिव होता है दैट्स द एक्टिव स्टेट। हवर इज लाइक आप अपना कर्सर किसी भी जगह पे लेके जा रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ सूडो क्लास हेडिंग पे अपना कर्सर लेके जा रही हूँ, सो दैट्स द हवर स्टेट कि मैं सूडो क्लास पे हवर कर रही हूँ। सो ऐसे डिफरेंट स्टेट्स में आप चीज़ें चेंज कर सकते हो एंड प्रॉपर्टी एंड वैल्यू इज लाइक आप इस स्टेट में स्पेसिफिकली क्या चेंज करना चाहते हो। लाइक फॉर एग्जांपल मैं हवर करती हूँ तो मुझे कलर चेंज करना है, मैं हवर करती हूँ तो मुझे साइज चेंज करना है, ये प्रॉपर्टीज। तो सेम चीज़ें यहाँ पे भी यूज कर सकते हो, एलिमेंट्स में भी। अभी क्लियर है? Yes, ma'am. ओके। सो हम लिंक्स पे थे, लिंक्स में हमने ये देख लिया क्या क्या कर सकते हैं। एंड इवन अगर तुम चाहो तो तुम अपने लिंक्स को, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये लिंक सिर्फ एक सिंगल लाइन में आ रहा है तो इसको तुम लोग बटन और उसमें भी कर सकते हो चेंज। इसकी स्टाइलिंग तुम एज अ बटन और एज अ बॉक्स भी कर सकते हो। करना कुछ नहीं है, सिंपल डिव में डालो एंड उसमें चेंज बैकग्राउंड वगैरह लगा के उसमें सूडो क्लासेस से हवर एंड ऑल लगा सकते हो तुम। ठीक है, ये चीज़ आई वांट कि तुम लोग जाके घर पे ट्राई करके आओ। सो नेक्स्ट इज लिस्ट। सो सबका डाउट था लास्ट क्लास में कि
लिस्ट, हम कोई भी लिस्ट डिफाइन करते हैं तो हम उसका चेंज कैसे करते हैं, उसके बुलेट्स। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बना लेते हैं जल्दी से एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना लेते हैं। मेन्यू बना लेती हूँ यहाँ पे जल्दी से। क्लास से देते हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि बाय डिफॉल्ट जो अनऑर्डर्ड लिस्ट का वो आता है वो सर्कल्स आते हैं, बट इस चीज़ को हम लोग चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर हमें चाहिए कि हमें सर्कल नहीं चाहिए, हमको फॉर एग्जांपल स्क्वायर्स चाहिए, तो हम यहाँ पे स्क्वायर्स भी लगा सकते हैं। वो कैसे चेंज करते हैं, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं लिस्ट स्टाइल टाइप या फिर लिस्ट स्टाइल। यहाँ पे मेरे को स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे अभी स्क्वायर आ गया। तो इस टाइप से हम ऑर्डर्ड लिस्ट और इवन अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट का भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे OL यूज कर लेते हैं। सो ऑर्डर्ड लिस्ट बाय डिफ़ॉल्ट नंबर्स में आते हैं, बट अगर हमें चाहिए कि वो नंबर में ना आए, किसी और उसमें आए, तो हम वो चेंज कर सकते हैं सेम जाके। अच्छा, यहाँ पे हम ना स्टाइल टाइप भी अपना चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को अपर अल्फा वगैरह चाहिए, तो वो भी यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल ABC में आ रहा है अब, तो ऐसे चेंजेस कर सकते हो। सो ये हो गए इसके चेंजेस। यहाँ पे लिस्ट के उसमें बैकग्राउंड कलर भी ऐड कर सकते हैं। जस्ट लिस्ट में जाओ एंड देन उसमें नॉर्मल जैसे हम बैकग्राउंड कलर ऐड करते हैं वैसे ऐड कर दो स्पेसिफिकली। इसके बाद नाउ दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, इस पे सब लोग ध्यान देना। what are the display properties? So display properties defines कि एक element को कैसे display करना है। उसका जो जिस टाइप का एलिमेंट है उसके बेसिक उनके बाय डिफॉल्ट वैसे डिस्प्ले प्रॉपर्टीज होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक div लेते हैं, तो एक div जो है वो पूरा का पूरा width लेता है हमारे वेब पेज का। यहाँ पे मैंने एक div बनाया। अब यहाँ पे हम div देख रहे हैं कि div की बाय डिफॉल्ट जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है वो ऐसा होता है कि वो पूरा जो भी आपका वेब पेज है उसका पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। बट वी कैन चेंज दैट, वी कैन यूज spam
अगर हम कोई स्पैम एलिमेंट बनाते हैं तो उनकी बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है इनलाइन। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर इसलिए स्पेसिफाई कर रही हूँ ताकि तुम लोगों को पता चले कि बेसिकली वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ओके, स्पेसिफाई नहीं करते। Just a second, guys. Sorry, that was a fault from my side. We don't use p tag in span. Span is actually like a p tag. So what it is, the default display property of span is inline. So first of all, let's understand what is a block element and what is an inline element. So block element basically it takes the full available width, whereas the inline elements do not take the width. It only takes the width that is necessary. For example, here only it's taking the width only till the part where we have the text. For example, only the part where the class 1 is written. Other part is empty, but for the div tag, the whole width is taken by the div tag. This extra part is also taken. So that's the difference. So because of that, every div starts with a new line. Like for example, every div wants the full length that's available. So it will irrespectively start with a new line, but that does not happen with the span elements. And for that, you can use the inline properties. Example. Um, I have here defined a few more spans and another div, so that we can understand what are block inline and inline block properties. So here, as you can see, all the span elements are coming in the single line. As in, they are not taking starting from the new line. This happens because in the default display property is inline, but div का it's block. So इस पे हम different properties लगा सकते हैं. इसका एक बार के लिए कलर चेंज कर देते हैं ताकि डिफरेंशिएट करने में इजी हो. और सबको समझ आ रहा है ना? आई होप सबको समझ आ रहा है.
students, am I audible? Yes, ma'am, you are audible. Guys, हाना कुछ रिस्पॉन्स दे दो यार बीच में. सबको समझ में आ गया क्या इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स? Yes, sir. अच्छा, फिर कोई गेस करना चाहेगा, जब हम पहले स्पैन के अंदर एक पी टैग यूज कर रहे थे तो वो पूरी विड्थ क्यों ले रहा था? सर क्योंकि वो पूरे पैरा को कवर कर रहा था, इसीलिए. देखो, पूरी विड्थ ब्लॉक एलिमेंट्स लेंगे, ठीक है ना? Yes, sir. प्लीज हाँ, और पी टैग क्या होता है? हमारा एक ब्लॉक एलिमेंट होता है. तो जब हमने एक ब्लॉक एलिमेंट को यूज किया पी टैग को, तो उसके पास में जितनी भी विड्थ थी उसने उतनी विड्थ ली. और स्पैन क्या करता है? स्पैन उतनी विड्थ लेगा जितनी भी उसके कंटेंट को रिक्वायर्ड है. बट अगर उसका कंटेंट ही पूरी विड्थ ले रहा है तो स्पैन भी अपने आप पूरी विड्थ लेने लगेगा ना? Yes, sir. समझ आ रहा है ना? हेलो, बाकी लोग नहीं है क्या क्लास में? Hello. Yes, ma'am. Okay, so we were talking about the inline and block elements. So as I told you before कि div का default display property block होता है, that is वो पूरा width लेगा. And span का default display property inline होता है, तो वो जितना required है सिर्फ उतना ही width लेता है. तो यहाँ पे इतनी लाइन थी तो उसने इतना ही width cover किया. बट यहाँ पे div जो होता है ये पूरी विड्थ जो है वो कवर कर रहा है. बट इस पे हम काफ़ी चेंजेस कर सकते हैं. यहाँ पे हम इनमें डिफरेंट CSS प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं. फॉर एग्जांपल डिस्प्ले डिव को यहाँ पे हम इनको बेसिकली डिस्प्ले इनका ब्लॉक भी स्पेसिफाई कर सकते हैं. अगर हमें चाहिए कि हमें स्पैन नहीं चाहिए तो अब ये पूरा लेने लगेगा. क्लास 1 पहले सिर्फ इतना स्पेसिफाइड पार्ट ले रहा था, बट अब तुम लोग देखोगे तो वो पूरा विड्थ कवर कर रहा है. वो क्यों हो रहा है? बिकॉज हमने उसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी जो है वो ब्लॉक स्पेसिफाई कर दी है. तो ऐसे हम इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज कर सकते हैं. इसके अलावा यहाँ पे हम लोग किसी भी उसको हाइड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमको चाहिए कि ये वाला जो थर्ड वाला जो है, दिस थर्ड स्पैन जो है ये हमको विजिबल ना हो. तो इधर पे इसके लिए हम यहाँ पे इसकी जो विजिबिलिटी है वो भी सेट कर सकते हैं. और 3 तो यहाँ पे हम इसकी विजिबिलिटी हिडन कर सकते हैं. तो यहाँ पे ये स्पेस तो ले रहा है, बट यहाँ पे तुम देखोगे कि यहाँ पे जो हमारा कंटेंट था वो विजिबल नहीं है. अगर हमें चाहिए कि यहाँ पे वो स्पेस भी ना ले और वो कंटेंट भी विजिबल ना हो, तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं डिस्प्ले नन. सो डिस्प्ले नन इज कि वो एकदम ऐसा हो जाता है कि वो एलिमेंट जो था वो एग्जिस्ट ही नहीं करता. बट अगर हम उसकी विजिबिलिटी हिडन करते हैं तो वो स्पेस लेगा बट वो विजिबल नहीं होगा. सो ये डिफरेंस सबको क्लियर है? Yes, ma'am. तो इसके अलावा हम किसी भी स्पैन में या फिर किसी भी जगह पे डिस्प्ले प्रॉपर्टी को ब्लॉक और इनलाइन की जगह देयर इज अ थर्ड डिस्प्ले प्रॉपर्टी इनलाइन ब्लॉक, ये भी स्पेसिफाई कर सकते हैं.
सो व्हाट इज इनलाइन ब्लॉक? जैसे कि ब्लॉक पूरा पार्ट लेता है, इनलाइन से जितना स्पेसिफाइड होता है उतना लेता है, बट फॉर इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट्स हम उनका हाइट एंड उनका विड्थ स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर तुम हाइट और विड्थ प्रॉपर्टीज किसी और जगह पे जहाँ पे हमने उसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी इनलाइन ब्लॉक नहीं स्पेसिफाई कर रखी है वहाँ पे जाके लगाओगे किसी भी इनलाइन एलिमेंट पे तो वो काम नहीं करेगी। तो यहाँ पे हाइट में 400 पिक्सल और विड्थ, तो वो हमें यहाँ पे शो होगा। लाइक अब मैं जो इतना स्पेसिफाई कर रही हूँ वो उतनी जगह ले रहा है। सो दिस इज द इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक के अलावा देयर आर 2 मोर डिस्प्ले प्रॉपर्टीज, फ्लेक्स एंड ग्रिड। सो फ्लेक्स प्रॉपर्टी, फ्लेक्स बॉक्स हम अभी देखेंगे एंड ग्रिड हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। सो फ्लेक्स बॉक्स इज इम्पोर्टेंट, तुम लोग ध्यान देना। सो फ्लेक्स बॉक्स में बेसिकली हम लोग एक पेरेंट डिव बनाते हैं, जिसको मैं क्लास दे देती हूँ फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर फॉर एग्जाम्पल। हम अंदर हम उसके चाइल्ड लिव्स बनाते हैं। ठीक है, आप ये जो फ्लेक्स बॉक्स जो बाहर वाला पेरेंट डिव होता है, इसके अंदर जब जितने भी हम चाइल्ड लिव्स वगैरह या एलिमेंट्स बनाते हैं उनके ऊपर हम फ्लेक्स प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे इनका कलर स्पेसिफाई कर देते हैं हम डिफरेंशिएट करने के लिए। बेसिकली फ्लेक्स में हम लोग जो डिव पूरा स्पेस लेता है और नेक्स्ट लाइन में ही स्टार्ट होता है उसको चेंज कर सकते हैं। हम उनको सिंगल रो या सिंगल कॉलम में डिफाइन कर सकते हैं, जो कि हम ऐसे विदाउट फ्लेक्स प्रॉपर्टी यूज के नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 डिव ले लिए हैं। अब हम देख रहे हैं कि ये डिव जो है, ये हर डिव जो है वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो रहा है, बट हमें ऐसा नहीं चाहिए। तो फिर अगर हम उसको एक सिंगल कॉलम या सिंगल रो में डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उसके लिए या तो हम यूज़ करते हैं ग्रिड या फिर हम यूज़ करते हैं फ्लेक्स। सो हम देखते हैं फ्लेक्स कैसे काम करता है। इसको मैं स्पेसिफिक हाइट और विड्थ दे रही हूँ।
सो अभी हम देख रहे हैं कि ये सिंगल एक लाइन में जैसे डिव आते हैं वैसे आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे इसकी जो फ्लेक्स प्रॉपर्टी है वो चेंज कर सकते हैं। अब ये बात ध्यान देना कि ये डिव के ऊपर नहीं फ्लेक्स प्रॉपर्टीज लगती हैं, जो कंटेनर डिव होता है उस पे लगती हैं। तो इसलिए हमें कंटेनर डिव चाहिए ही, पेरेंट डिव, जिसके अंदर हमारे सारे एलिमेंट्स हो। सो यहाँ पे हम फ्लेक्स डायरेक्शन स्पेसिफाई कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे को फ्लेक्स डायरेक्शन ये चाहिए, बट उससे पहले हमें डिस्प्ले फ्लेक्स करना पड़ेगा। हमने स्पेसिफाई कर दिया कि हम फ्लेक्स प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं, हमें डिस्प्ले फ्लेक्स चाहिए। उसके बाद हम फ्लेक्स की डायरेक्शन स्पेसिफाई कर सकते हैं कि या तो हमको जो फ्लेक्स है वो रो में चाहिए या फिर हम उसको कॉलम में यूज़ कर सकते हैं। तो रो में अब हमने रो किया तो हम देख रहे हैं कि ये सिंगल रो में आ रहे हैं सारे एलिमेंट्स, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 तीनों डिव एक उसमें आ रहे हैं। इसके अलावा हम इसमें और भी प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसको एक कंटेनर ये बेसिकली जो पीछे वाला व्हीटिश कलर लग रहा दिख रहा है, ये हमारा पूरा पेरेंट डिव है, हमारा कंटेनर डिव है, और ये उसके चाइल्ड हैं, उसके अंदर के एलिमेंट्स। इन पेरेंट डिव वाली क्लास के ऊपर जो हम प्रॉपर्टीज लगाते हैं वो इन एलिमेंट्स पे लगते हैं। पेरेंट डिव में हमने ये स्पेसिफाई किया कि इस डिव के अंदर जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं वो हमें फ्लेक्स डिस्प्ले पे चाहिए, एंड उनका जो डायरेक्शन होगा वो या तो रो लेंगे हम या फिर कॉलम लेंगे। उसके अलावा जो हम प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं वो है अलाइन आइटम्स। ओके, यहाँ चलते हैं। फ्लेक्स बॉक्स में बेसिकली सबसे पहले हमें एक्सेस पता होनी चाहिए। मेन एक्सेस क्या होती है एंड क्रॉस एक्सेस क्या होती है। तो जिस डायरेक्शन में हम फ्लेक्स यूज करते हैं वो हमारी मेन एक्सेस होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हमने डायरेक्शन रो ली है, तो हमारी फ्लेक्स डायरेक्शन रो है, तो वो हमारी यहाँ पे ये वाली मेन एक्सेस होगी और ये वाला हमारा होगा क्रॉस एक्सेस। तो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो क्रॉस एक्सेस पे लगती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो मेन एक्सेस पे लगती हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हम यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट यूज करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट फॉर एग्जाम्पल मैंने स्पेस अराउंड यूज किया, तो ये जो है ये हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है जिस डायरेक्शन में हमारी मेन एक्सेस है। और वैसे ही अगर हमें क्रॉस एक्सिस के अबाउट चेंज करना होता है तो हम उसमें यूज करते हैं अलाइन आइटम्स। अब ये तुम देखोगे कि ये ऊपर से नीचे वाले जो है एज जो वर्टिकल हमारा एक्सिस है उसमें भी सेंटर पे है, एंड जो हॉरिजॉन्टल है वो भी सेंटर पे है। वो इसलिए होता है बिकॉज जस्टिफाई कंटेंट हम लोग मेन एक्सिस पे लगाते हैं एंड अलाइन आइटम्स हम लोग हमेशा क्रॉस एक्सिस पे लगाते हैं। ये चीज़ याद रखनी है। और स्पेस अराउंड सेंटर वगैरह पता ही होगा तुम्हें, बट स्टिल मैं बता देती हूँ। स्पेस अराउंड इज हर जो एलिमेंट है उसके अराउंड से इक्वल स्पेस वो दे रहा है। सेंटर इज नॉर्मल हमारा सेंटर लाइन जैसे होता है वैसा कि सब कुछ सेंटर पे आ गया। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट यूज कर सकते हैं, सब कुछ स्टार्ट से स्टार्ट होगा। ये चीज़ हम यहाँ पे यूज करते हैं और सेम प्रॉपर्टीज हम अलाइन आइटम्स पे भी यूज कर सकते हैं। अब ये सब कुछ नीचे आ गया है, लाइक एंड से स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो होती है फ्लेक्स रैप। फ्लेक्स रैप क्या होता है? अगर फ्लेक्स रैप को हम रैप सेट करते हैं
तो जैसे ही हमारी जो स्क्रीन साइज है वो छोटी होती है और हमारे पास जगह नहीं बचती, इनकी विड्थ बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पे अभी तो ये फिट आ रहा है, बट अगर हमारी स्क्रीन साइज छोटी होती है तो अगर हम यहाँ पे फ्लेक्स रैप नहीं लगाएंगे तो वो नॉर्मल वहीं पे श्रिंक होने लगेगा अकॉर्डिंग टू दी स्क्रीन साइज। बट हमें चाहिए कि हमारी जो हाइट है वो चेंज ना हो और हमारा एलिमेंट का जो साइज है उसमें कोई डिफरेंस ना आए, तो उस घर के लिए हम लोग फ्लेक्स रैप यूज़ करते हैं। फ्लेक्स रैप से होता क्या है कि जो हमारे स्पेसिफाइड हाइट वगैरह है वो सेम रहता है, एंड व्हेन वी चेंज द स्क्रीन साइज तो जो एलिमेंट होता है नेक्स्ट एलिमेंट वो लास्ट लाइन में एज ए न्यू लाइन में आ जाता है। सो दिस इज द फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी। टू यूज फ्लेक्स रैप तो तुम यहाँ पे अलाइन आइटम्स की जगह मतलब साथ में अलाइन कंटेंट भी यूज कर सकते हो। सो जस्टिफाई कंटेंट नॉर्मली तब यूज होता है जब वो सिंगल रो या सिंगल कॉलम में होता है, बट जैसे ही हम स्क्रीन से हमने रैप लगाया है वो न्यू लाइन में चला गया है, तो उसके बाद भी हमें इसका चेंज करना है। फॉर एग्जांपल हमको नहीं चाहिए आप लेफ्ट में आए तो हम यहाँ पे कंटेंट लगाते हैं सेंटर के अलावा। मैं इसकी हाइट दे देती हूँ कुछ तो तुम्हें सो सी अब यहाँ पे ये एक अलग एलिमेंट है हमारा और ये एक अलग एलिमेंट है। जब हम यहाँ पे कंटेंट अलाइन कंटेंट लगाते हैं तो ये हमारा इसके उसमें जैसे जस्टिफाई कंटेंट हमारा पहले काम कर रहा था इधर पे सेम जगह पे जब रैप लगाते हैं तो वो वही काम करता है हमारा वर्टिकल लाइन पे, वो अलाइनमेंट करता है उसके बेसिस पे। इट्स जस्ट दैट कि यहाँ पे रैप में हम ये यूज करते हैं। सो फ्लेक्स बॉक्स में किसी को डाउट है? ओके, सो फ्लेक्स बॉक्स से जो एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारा फ्लेक्स बॉक्स है, इसके हमारे ये 3 डिप जो हैं ये हमारे अंदर के एलिमेंट्स हैं, तो हम इनके एलिमेंट्स पे भी प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। मैं डिप 1 को लूँ तो यहाँ पे एक हम यूज कर सकते हैं। सो व्हाट इज फ्लेक्स ग्रो? फ्लेक्स ग्रो हम परसेंटेज रेशो डिफाइन करते हैं कि हमारा जो ये स्पेसिफिक एलिमेंट है वो पूरे स्पेस का कितना रेशो ऑक्यूपाई करेगा। फ्लेक्स रैप ये सब हटा देते हैं। सो अभी हमारा नॉर्मल है। अब मैंने यहाँ पे डिव 1 में फ्लेक्स ग्रो को 0.6 किया है, तो हम देख रहे हैं कि डिव 1 का एक्चुअली तो जो विड्थ थी वो अलग थी, बट अब क्योंकि हमने उसका फ्लेक्स ग्रो है जो 0.6 सेट कर दिया है तो वो 0.6% जो है स्पेस का वो ऑक्यूपाई कर रहा है। अगर हम इसको 60% एक्चुअली 0.6, अगर मैं इसको 1 करूँगी तो वो जितना अवेलेबल स्पेस है उसका 100% जो है उसमें चला जाएगा। हमारे यहाँ पे जितना एक्स्ट्रा स्पेस है उसका कितना परसेंटेज हर एलिमेंट में जाना है वो हम फ्लेक्स ग्रो से स्पेसिफाई करते हैं। किसी को इस चीज़ में डाउट है? कोई है? नो मैम। ओके, चिल है। देन डिस्प्ले प्रॉपर्टीज के बाद एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है दैट इज पोजीशन। सो व्हाट आर पोजीशंस?
पोजीशन सेल्स कि हमारा कोई भी जो एलिमेंट है वो पूरे वेब पेज पे कहाँ पे पोजीशन होगा, हम उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टिकी ले लो कि हम जब स्क्रॉल कर रहे हैं तो कई बार होता है कि ऊपर का जो नाव बार है वो पोजीशन उसका फिक्स रहता है कि हम स्क्रॉल करते जाते हैं, वो हमेशा टॉप पे ही रहता है। सो वो स्टिकी से होता है। देन एब्सोल्यूट, स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स, ये सब एग्जांपल लेके देखते हैं। जस्ट अ सेकंड गाइस। Okay guys, am I audible? Hello. Yes, ma'am. यस मैम। So basically this is a site जहाँ से तुम लोग पढ़ सकते हो। तो तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए कि व्हाट बेसिकली अलग अलग पोजीशन इज, हम यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सो बेसिकली 5 टाइप की पोजीशन होते हैं: स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स, एब्सोल्यूट एंड स्टिकी। स्टैटिक इज जो हमारा डिफॉल्ट पोजीशन होता है, लाइक जो डिव है वो अगर पूरा स्पेस ले रहा है तो वो पूरा स्पेस ही लेगा, वो उसका पोजीशन स्टैटिक है, वो जहाँ है वहीं रहेगा, वो इधर उधर मूव नहीं करेगा। लाइक उनकी नेचुरल जो डिफॉल्ट पोजीशन होती है दैट इज स्टैटिक पोजीशन। उसके बाद इज रिलेटिव पोजीशन। सो रिलेटिव पोजीशन में होता क्या है कि जैसे हमारा वेब पेज का कोई भी पार्ट है, कोई भी एलिमेंट है, उसको अगर हमें चेंज करना है तो हम उसको उसकी जो ओरिजिनल पोजीशन है उसके रिलेटिव में चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल कि मेरे को ये पोजीशन रिलेटिव, ये जो डिव है जिसमें हमारी हेडिंग दी हुई है, इसकी पोजीशन चेंज करना है तो हम इस पे लेफ्ट राइट प्रॉपर्टीज लगा के इसको चेंज कर सकते हैं। अब हम इसी पोजीशन के रिलेटिव लगाएंगे। अगर मैं बोलती हूँ इसको कि अगर मेरे को लेफ्ट में 330 पिक्सल शिफ्ट होना है तो ये मेरे लेफ्ट को देखेगा और उससे 30 पिक्सल जो है ये शिफ्ट हो जाएगा। लाइक इसी करंट पोजीशन के रिलेटिव वो चेंज करता है। एंड जब हम रिलेटिव यूज करते हैं तो हम उसमें लेफ्ट राइट प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं उसके पोजीशन के लिए, ये बाकी जगह काम नहीं करती हैं। अगर हम पोजीशन फिक्स रखते हैं तो पोजीशन फिक्स क्या होता है, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे स्टिकी है, अगर हम स्टिकी को स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये यहाँ जब तक हमारा स्टिकी नोट नहीं आ रहा है तब तक ये नॉर्मल स्क्रॉल हो रहा है, एंड जैसे ही हमारा स्टिकी नोट आ रहा है स्टिकी नोट ऊपर अटैच हो जा रहा है एंड देन हम स्क्रॉल करते जा रहे हैं, ऐसा होता है। बट जो फिक्स पोजीशन होती है उसमें हम जो भी अपना एलिमेंट होता है उसको एक पहले से ही फिक्स पोजीशन दे देते हैं कि या तो वो हमेशा ऊपर ही रहेगा या तो वो हमेशा नीचे ही रहेगा, एज एन उसकी एक फिक्स पोजीशन होती है। So whenever we scroll, it will always remain on the top. Like उसमें ये ट्रांजिशन नहीं होता, वो यहाँ पे भी टॉप पे दिख रहा होगा, उसको जब हम स्क्रॉल कर रहे होंगे तब भी वो टॉप पे दिख रहा होगा एंड ऑल। उसको कोड करेंगे, अगर तुम कोड करोगे तो तुम्हें डिफरेंस पता चलेगा। लाइक जैसे हम HTML में एक सीक्वेंस में कोड करते हैं, लाइक कि जो हम पहले ऊपर डाल रहे हैं वो ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। बट फिक्स पोजीशन में अगर हम उसका कोड नीचे भी करते हैं और हम स्पेसिफाई करते हैं कि हमें वो टॉप पे चाहिए तो वो ऑटोमेटिकली टॉप पे चला जाएगा। उसको पहले कोड करने की जरूरत नहीं होती। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन स्टिकी एंड फिक्स पोजीशन। अब द मेन पार्ट इज एब्सोल्यूट। सो एब्सोल्यूट और रिलेटिव में डिफरेंस पता होना ही जरूरी। रिलेटिव एब्सोल्यूट जो होता है वो हमेशा एक चाइल्ड डिव पे या चाइल्ड एलिमेंट पे लगता है, whereas जो रिलेटिव होता है वो पेरेंट पे लगता है। तो जो हमारा ये बाहर वाला डिव है हम इस पे रिलेटिव लगा सकते हैं, एंड जो अंदर वाला है उस पे एब्सोल्यूट। तो जो हमारा बाहर वाला जो डिव होगा इसकी अगर हमें पोजीशनिंग चेंज करनी है तो इसकी जो नॉर्मल पोजीशन होगी उसके रिलेटिवली हम चेंज करेंगे। बट जो हमारा एब्सोल्यूट पोजीशन वाला जो हमारा चाइल्ड डिव है उसकी जो पोजीशन चेंज होगी वो हमारे इस पेरेंट डिव के रिलेटिव होगी।
सबको समझ आया? यस मैम। कोई यहाँ पे है जो एक्सप्लेन कर सकता है डिफरेंस सारे पोजीशंस में? स्क्रीन पे सामने तुम्हें 500 पोजीशंस दिख रही हैं, कोई है यहाँ पे जो एक्सप्लेन कर सकता है? एनीवन? गाइस ट्राई करो एटलीस्ट, एंड अगर नहीं समझ में आया तो डाउट्स पूछो। How many of you are there in the class? Please raise your hands. हेलो। अच्छा, जो भी समझ में आया कोई भी वो बताना शुरू करो एक बार। जो भी समझ आया, गलत भी बताओगे तो भी कोई इश्यू नहीं है। Ma'am, can you just show that all 5 we have studied? जस्ट अ सेकेंड। हेलो, आवाज आ रही है क्या? यस सर। Yes, sir. देखो ये सामने सब कुछ लिखा हुआ है तुम्हारे, कोई मुझे ये पढ़ के भी समझा तो मुझे चलेगा। हेलो। सर जितना मेरे को समझ आया है मैं उतना बता दूं। हाँ बोलो निकिता। सर स्टैटिक इस जो कि डॉक्यूमेंट में एक जगह पे ही रहे उसको वो चेंज नहीं होता। एंड स्टिकी इस कि वो मतलब जितना भी हम लोग स्क्रॉल करें वो स्क्रीन पर ही रहेगा, मतलब वो स्टिक हो जाएगा चाहे को कहीं भी जाए। एंड रिलेटिव एंड फिक्स्ड इस वो जैसे रिलेटिव पेरेंट एलिमेंट पे लगता है DIV के, एंड फिक्स्ड मतलब जो उसके अंदर पार्ट्स होते हैं उन पे लगता है। एंड एब्सोल्यूट का मैं थोड़ा कंफ्यूजन है तो पता नहीं अभी। थोड़ा सा मिक्स हो गया। अच्छा, जब तुम बोल रही हो कि रिलेटिव पेरेंट एलिमेंट पे लगता है, तो इसका क्या मतलब समझ आ रहा है? मतलब जैसे कि DIV है और उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं DIV के ही, तो जो सबसे ऊपर वाला DIV है वो ही पेरेंट है, और जो अंदर उसके पार्ट्स हैं वो मतलब चिल्ड्रन है, यू कैन से। ठीक है, एक सेकंड दो मुझे। ये देखो, ये हमारी पोजीशन हमको दिख रही है, ठीक है। रिलेटिव का मतलब होता है कि रिलेटिव अपने ऊपर लगेगा, पेरेंट का मतलब है कि खुद पर लगेगा, है ना। तो जब भी तुम रिलेटिव लगाओगे, अच्छा देखो, स्टिकी क्या, स्टैटिक क्या है? स्टैटिक उसकी नॉर्मल पोजीशन है, जो भी एलिमेंट है वो उसी जगह पर रहेगा, वो अपनी पोजीशन से मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। अब जब तुम रिलेटिव करोगे तो वो जिस पोजीशन पे था अपनी नॉर्मल पोजीशन के विद रिस्पेक्ट में एलिमेंट मूव करेगा, ठीक है। तो समझ आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ अभी? यस सर। Yes, sir. जबकि यस सर। जबकि जब एब्सोल्यूट होता है तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन के विद रिस्पेक्ट में मूव नहीं करेगा, बट अपने पेरेंट के विद रिस्पेक्ट में मूव करेगा। जैसे कि मैं अगर एब्सोल्यूट पे आता हूँ तो इसका पेरेंट अब ये पूरा डिव था, ठीक है। ये जो है माई डिव, इसके लिए ये पूरा जो भी है वो उसका पेरेंट था, तो वो उसके पेरेंट के विद रिस्पेक्ट में मूव किया। जबकि रिलेटिव था, जैसे कि मैं स्टैटिक पे आता हूँ, स्टैटिक में ये इस पोजीशन पे है ना। यस सर। स्टैटिक Yes, मतलब sir. उसकी नॉर्मल यस पोजीशन। सर।
अब जब मैं रिलेटिव पे जाऊंगा और मैं रिलेटिव पे उसको लेफ्ट से 10 पिक्सल एंड टॉप से इतना लेके जाऊंगा, या एक सेकेंड, हाँ, तो वो लेफ्ट से 10 पिक्सल आ गया, अपनी ओरिजिनल पोजीशन के 10 पिक्सल लेफ्ट में गया एंड अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ही 100 पिक्सल टॉप से उसने स्पेस छोड़ दी। ये समझ आ रहा है? रिलेटिव में क्या हुआ, Yes, sir. एक डिव Yes, अपनी sir. ही ओरिजिनल पोजीशन के विद रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है, ठीक है। स्टैटिक अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रहेगा, रिलेटिव अपनी ओरिजिनल पोजीशन के विद रिस्पेक्ट में मूव किया। अब एब्सोल्यूट क्या होगा, वो अपने पेरेंट डिव के विद रिस्पेक्ट में मूव करेगा, ठीक है। तो अब तुम्हें यहाँ पे दिख नहीं रहा, बट एक्चुअल में ये एक डिव है, ठीक है। यहाँ पे भी था तुम्हारा, यहाँ पे था ये तुम्हारा स्टैटिक में, जस्ट अ सेकेंड, स्टैटिक में तुम्हारा ये इस जगह पे है, ठीक है। कोई एक बंदा अनम्यूट रहो एटलीस्ट, जिससे कि जल्दी हो थोड़ा कन्वर्सेशन, यस सर। ठीक है। Yes, sir. अभी स्टैटिक में ये इस जगह पे है और इसका पेरेंट डिव ये बाहर वाला डिव है, ठीक है। ये जो तुम्हें दिख रहा है ना बाहर ग्रेइश जैसा, तो जब मैं एब्सोल्यूट करूंगा तो ये उस डिव के विद रिस्पेक्ट में, देखो उस डिव से 10 पिक्सल लेफ्ट में एंड उस डिव से ही 100 पिक्सल नीचे, ठीक है। तो एब्सोल्यूट क्या होता है, अपने पेरेंट डिव के विद रिस्पेक्ट में, जबकि रिलेटिव क्या होता है, अपनी खुद की नॉर्मल पोजीशन के विद रिस्पेक्ट में चेंज होना। समझ आ रहा है? Yes, sir. है ना। और देखो फिक्स क्या होता है, अब अभी तक क्या कर रहे थे हम, या तो अपने आप के विद रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं या फिर जो भी हमारा पेरेंट है उसके विद रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं। अब ये जो भी पूरा तुम्हारा ब्राउजर है, ठीक है, इसको तुम एक ब्राउजर विंडो बोल सकते हो, यहाँ से लेके ये नीचे इस पार्ट तक, ये पूरा यस सर। फिक्स में तुम अपनी ब्राउजर विंडो के विद रिस्पेक्ट में मूव करते हो। तो जैसे कि मैंने फिक्स लगाया, तो इस विंडो से टॉप से वो 100 पिक्सल नीचे आया एंड इसी विंडो से वो लेफ्ट से 10 पिक्सल स्पेस छोड़ के राइट में आ गया। समझ आया फिक्स में क्या हो रहा है? यस यस सर। सर। तो अब एक्सप्लेन कर पाओगे? कोई भी? अच्छा, तुम लोगों ने AIT OSS की साइट खोली थी क्या अपने फ़ोन में? यस सर। तो तुमने देखा होगा, तुम स्क्रॉल नीचे कर रहे हो, बट जो ऊपर का उसका जहाँ पे AIT OSS लिखा हुआ है, अच्छा रुको मैं यहीं पे दिखा देता हूँ। Yes, sir. Yes, sir. तुम्हारे फ़ोन में तुम्हें साइट ऐसी दिखती है ना? सर ऊपर वाला स्टैटिक रहता है। हाँ, अब ये देखो, ये यहाँ पे रुका हुआ है, ये स्टैटिक नहीं है, इसको एक्चुअली हम स्टिकी बोलते हैं, ठीक है। स्टिकी क्या होता है, जब तक वो अपनी मतलब स्टार्टिंग में वो रिलेटिव की तरह रहेगा और उसके बाद में जब तुम स्पेसिफिक मतलब एक पॉइंट से ज़्यादा उसको स्क्रॉल करोगे तो वो फिक्स की तरह एक्ट करने लगेगा, मतलब ब्राउजर विंडो के विद रिस्पेक्ट में एक जगह पे पोजीशन पे रुक जाएगा। अभी वो एक जगह पे था एंड देन अब वो प्रॉपर फिक्स्ड है, तो ये चीज़ स्टिकी है। स्टिकी यूजुअली हम अपने नैवबार में यूज़ करते हैं, ठीक है। जब तुम यूज़ करोगे तो तुम्हें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये सब। समझ आ रहा है क्या? Yes, स्टिकी sir. क्या है? स्टिकी इज लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटिव एंड फिक्स्ड। इनहेरिट वर्ड से समझ में आ रहा है कि जो भी उसके पेरेंट की प्रॉपर्टी है, डिस्प्ले पोजीशन प्रॉपर्टी है, वो वही इनहेरिट कर लेगा एंड इनिशियल वो अपनी इनिशियल प्रॉपर्टी पे चला जाता है जो भी बाय डिफॉल्ट उसको स्टार्टिंग में दी होगी। समझ आई ये सारी प्रॉपर्टीज? हेलो। सर इनहेरिट वाली एक बार फिर से समझा दीजिए। इनहेरिट में देखो, जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ और ये इनिशियल क्लिक करूँगा मैं तो वो अपनी पहली वाली पोजीशन पे चला गया। स्टैटिक में मैं अभी, ठीक है। मान लो जो मेरा इसका पेरेंट डिव है, इस डिव का पेरेंट डिव मैंने क्या बताया, ये जो ग्रेइश डिव आ रहा है ये इसका पेरेंट डिव है, ठीक है। अगर इस पेरेंट डिव की प्रॉपर्टी ना मैंने फिक्स लगाई होती, फिक्स नहीं एब्सोल्यूट मान लेते हैं, एब्सोल्यूट लगाई होती और मैं इस डिव को कहता कि इनहेरिट करो, तो ये एक्चुअल में क्या करता, इसके पेरेंट पे जो भी पोजीशन प्रॉपर्टी लगी है उसी को इनहेरिट कर लेता। तो ये भी एग्जैक्ट वही सेम प्रॉपर्टी यूज करता है जो कि इसका पेरेंट यूज कर रहा है। तो इनहेरिट इज बेसिकली प्रॉपर्टी वो अपने पेरेंट से ले रहा है। समझ में आया क्या कि इनहेरिट में क्या हो रहा है? यस सर।
जो भी प्रॉपर्टी उसके पेरेंट डिव में लगी होगी वो वही प्रॉपर्टी खुद भी यूज कर रहा होगा। ठीक है। यस सर। स्टिकी प्रॉपर्टी तुम देख सकते हो, हम लोगों ने सपोर्ट के बारे में तुमको बताया था। अभी हर जगह सपोर्टेड नहीं है बट फिर भी लोग यूज़ करते हैं। एक सेकेंड में यहाँ पे दिखाता हूँ, तो आई गेस स्टिकी का एक अच्छा एग्जांपल होगा यहाँ पे। तब तक कोई एक्सप्लेन कर सकता है मुझे अभी फिर से एब्सोल्यूट और रिलेटिव के बीच का डिफरेंस? हेलो, तुमको पता है ना कि हम अभी तक हमारा इंटरेक्शन नहीं हुआ उतना, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट इंटरेक्शन है वो इन्हीं क्लासेस के थ्रू हो रहा है। कल इंटरव्यूज भी हैं, उसमें तुम्हारे पास में 5 मिनट होंगे, तो उन 5 मिनट के अलावा जो भी तुम अपना इंप्रेशन बना रहे हो वो यहीं से दिख रहा है हमें। ठीक है, कोई बता सकता है क्या अभी भी मेरे को एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव के बीच का डिफरेंस? अगर चाहो तो मैं तुमको लिखा हुआ भी दिखा दूं। हेलो, यस सर। बोलो निकिता। सर wait for 5 minutes please. Sir, I can tell for relative. हाँ बोलो सर एक Sir, एक in करके। relative, the position of the object is with respect to its original position. ठीक है। कोई और बोल रहा था? सर रिलेटिव में उसकी जो पोजीशन अगर हम लोग अगर चेंज करते हैं तो वो अपने ही पोजीशन के हिसाब से चेंज होता है, और एब्सोल्यूट में वो अपने पेरेंट डिव के उस रिलेटिव में चेंज करता है। जैसे उसकी जो हमने अगर उसकी पोजीशन हमने कुछ दी है तो वो अपने पेरेंट के पोजीशन से उतना करेगा, उसके उसमें चेंज करेगा पेरेंट डिव विद के। रिस्पेक्ट में, हाँ बिल्कुल ठीक। हर्ष था ना ये, हर्ष बेस्ड? यस सर। Yes. ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो, स्क्रीन पे तुम्हें स्टिकी वाला ये एग्जांपल दिख रहा होगा। इसमें हम लोगों ने इसकी पोजीशन स्टिकी लगाई है। ये देखो हमने यहाँ पे भी वेबकिट वर्ड ऐड किया है बिकॉज हर जगह सपोर्टेड नहीं होती है, ठीक है। तो अब मैंने इसको टॉप से 0 दे दिया है, ठीक है। तो जब तक ये यहाँ तक नहीं आई है, ठीक है, तब तक ये क्या नॉर्मल एक्ट कर रही है अपना, ठीक है। जो भी पोजीशन मैंने इसमें नॉर्मल लगाई होती है उसी के रिलेटिव वैसे ही रहती है अपनी नॉर्मल की तरह। बट जब मैं यहाँ पे आ गया, टॉप 0 पे आ गया, तो उसके बाद में अभी स्टिकी की तरह एक्ट कर रही है। मतलब मोर और लेस ये फिक्स्ड है अपनी पोजीशन पे, ठीक है। अब मैं ऊपर चले जाऊँ या नीचे चले जाऊँ, ये अपनी जगह पे फिक्स्ड है, ठीक है। दिख रहा है क्या तुम्हें कि स्टिकी में हो क्या रहा है? समझ पा रहे हो? थोड़ा Yes, बहुत sir. एक्सप्लोर करोगे तो और बेटर समझ आएगा। Yes sir. बट अभी भी आएगा, समझ आ रहा होगा। Yes, sir. 5 मिनट हो गए क्या निकिता? Yes sir. बोलो। सर एक्चुअली रिलेटिव वो होता है जो कि जो नॉर्मल पहले उसकी पोजीशन थी उससे चेंज हो जाएगा वो, और एब्सोल्यूट वो होता है जो कि अपने पेरेंट एलिमेंट से चेंज होगा, मतलब पेरेंट पोजीशन से चेंज होगा मोस्टली। ठीक है, पेरेंट के ऐसा विद ही होगा। रिस्पेक्ट। हाँ, हाँ पेरेंट ठीक के है। विद रिस्पेक्ट टू। अभी कहीं ना कहीं एक ही क्लास के अंदर काफ़ी कुछ ग्रास्प करना होता तो मे भी ज़्यादा भी हो जाता हूँ, बट इंटरेक्ट करते रहो समझ में आ जाएगा। बाकी ऑब्वियसली ये तुम्हारे कॉलेज की क्लासेस नहीं है, ठीक है। हम भी तुम्हारी तरह ही हैं, कॉलेज में आके तुम हमसे इंटरेक्ट कर रहे होगे, नॉर्मली है। तो ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे तुमने कुछ गलत बोला तो उसमें कुछ भी खराब होगा, ठीक है। तो इंटरेक्ट करते रहो। अब क्लियर है ना सबको पोजीशन प्रॉपर्टीज? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. किसी को डाउट्स हो अभी तक कुछ भी? कोई डाउट्स नहीं है? सर हाँ सर बोलो। मोस्टली नो। सर मैंने ओएसएस का फॉर्म नहीं भरा था, सो क्या मैं इंटरव्यू दे सकता हूँ सर? सॉरी बट अब पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली यू हैव टू रिस्पेक्ट आवर डेडलाइंस एज वेल, है ना। तो ये तो नहीं कर सकते आप, ठीक है। बट तो सर कैन आई ट्राई नेक्स्ट ईयर? यस, यू कैन ऑब्वियसली ट्राई नेक्स्ट ईयर। ओके सर। या अगर डाउट्स नहीं है तो मैं चीज़ें पूछना शुरू करूँ?
सर अगर हम लोग को जो साइट का एड्रेस है .html से .com करना है तो उसके लिए क्या करेंगे सर? देखो जब तुम अपने सिस्टम पे हो तो तुम्हें अपने सिस्टम को बताना पड़ेगा कि ये किस टाइप की फाइल है। जैसे कि वीडियो फाइल के पीछे क्या लगा होता है, एक्सटेंशन .mp4 लगा होता है ना। म्यूजिक के पीछे mp3 होता है, और भी काफ़ी सारे होते हैं, बट मैं इन जनरल बता रहा हूँ। कोई नॉर्मल सॉफ्टवेयर है तुम्हारा तो उसमें .exe लगा होता है। फ़ोन के ऐप्स में तुमने देखा होगा .apk लगा होता है। सेम तरह से जब हमको अपने सिस्टम को बताना होता है कि ये एक HTML फाइल है तो इसलिए हम उसको .html लगाते हैं। अगर मैं इसके पीछे .html नहीं लगाऊंगा और उस पर डबल क्लिक करूंगा तो वो मुझसे पूछेगा कि किस टाइप की फाइल है। वो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट फाइल ले रहा होगा और वो एक नोटपैड में खुल जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो एक HTML फाइल की तरह खुले, इसलिए मैंने ये किया। तो HTML और .com बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। .com इज़ एक ऑनलाइन ऑनलाइन तुम लोगों ने अपने साइट को पोस्ट करके रखा है, वहाँ पे तुम्हारे पास में डोमेन है। तो इनको मिक्स मत करो। HTML बस तुम्हारी फाइल का एक्सटेंशन है, जबकि .com एक डोमेन नेम होता है। तो डोमेन के लिए तुम्हें ऑब्वियसली पहले डोमेन नेम खरीदना पड़ेगा, देन तुम्हारे पास में कोई सर्वर भी होना चाहिए जहाँ से तुम अपनी साइट को उस डोमेन पे सर्व कर रहे हो। तो वो सारी चीज़ें आगे भी बता देंगे हम कैसे होती हैं, बट काफ़ी दूर दूर हैं, इनको मिक्स मत करो। समझ आया क्या? यस सर। ठीक है। किसी को भी डाउट्स कुछ भी नो सर। नहीं है क्या? ठीक है। फिर मुझे आज जो भी डिस्प्ले प्रॉपर्टीज पढ़ाई गई थी उनके बारे में बता सकता है? किसने नो बोला था अभी? यस सर। बोलो। स्क्रीन पे दिखाऊं क्या प्रॉपर्टीज? यस सर प्लीज। दिख रही है स्क्रीन पे? No sir, actually it's definition and usage on the screen. On the screen. Okay, I guess there is a slight delay. Just a second. अभी आ गया स्क्रीन पे? Yes sir. अब एक्सप्लेन कर सकते हो? सर जो ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो उनके ऊपर हम लोग कुछ भी अप्लाई करते हैं तो वो उनके पूरे के पूरे उनकी बॉडी के ऊपर वी कैन से जो भी हमने लिखा है वो पूरी लाइन के ऊपर अप्लाई हो जाता है। हालांकि जो खाली रहता है उस जगह पे भी आ जाता है, और जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं वो सिर्फ उन वर्ड्स के ऊपर होता है। ठीक है। जो भी हम स्पेसिफाई करते हैं, जैसे कि कोई भी कलर डालना ब्लॉक्स अगर वर्ड्स के ऊपर, तो वो सिर्फ उन एलिमेंट्स के ऊपर होगा, वो पूरी लाइन को कवर नहीं करेगा। हाँ ठीक है। तो और ब्लॉक एलिमेंट, हाँ बोलो बोलो। और फिर फ्लेक्स जो होता है वो मतलब एक टेबल की तरह बनाने में ही काम आता है, और उसके हाँ। 2 मार्जिन्स होती हैं, एक मेन मार्जिन होती है और एक दूसरी वाली मार्जिन होती है। ठीक है। तो जो मेन मार्जिन होती है वो हमें पहले ही बतानी पड़ती है ऊपर। जैसे कि हमने रो लिखा है तो वो मेन मार्जिन होगी, तो वो हम लोग जो भी लिखेंगे तो वो मेन मार्जिन पे आएगा, और जो हमें दूसरी मार्जिन के ऊपर करना पड़ता है तो उसके लिए हमें अलाइन लिखना पड़ता है। सो ठीक दैट्स है। इट, इतना ही। ठीक था। सही बोला। देखो ब्लॉक में क्या होता है, जितनी भी स्पेस उसके पास में अवेलेबल है वो पूरी की पूरी सर यू आर नॉट ऑडिबल। मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ सर अभी आई। हेलो। यस सर यू आर ऑडिबल। हाँ ओके। तो मेरे सिस्टम पे थोड़ा नेटवर्क इशू था। हाँ तो देखो कल हम लोगों ने बॉक्स मॉडल पढ़ाया था, तुमको याद है क्या? यस सर थोड़ा बहुत। बताओ।
सर बॉक्स मॉडल। हाँ जो भी याद हो बता दो, ये दिख रहा है तुम्हारी पे। हाँ याद है सर। बोलो। सर एक्चुअली जो बॉक्स होता है तो मतलब जो भी हमें उसमें कुछ भी करवाना पड़ता है तो बाहर की तरफ करवाना पड़ता है तो हम मोस्टली मार्जिन का यूज़ करते हैं, अगर मार्जिन को उसकी विड्थ बढ़ानी है या कुछ भी करना है। और जो बॉक्स के अंदर होता है वो उसके लिए हम लोग पैडिंग का यूज़ करते हैं जो कि टेक्स्ट के आसपास होता है, और नॉर्मली ठीक है, बॉर्डर तो अपना होता ही है। ठीक है। तो हाँ सर। बेसिकली बॉक्स मॉडल में क्या होता है कि हमारा एक बॉक्स होगा, सबसे अंदर उसका ऑब्वियसली कंटेंट आएगा। कंटेंट में कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेज भी हो सकती है, वीडियो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कंटेंट आएगा, इस कंटेंट के बाद में जो स्पेस आएगी, जो भी हम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, उसको हम पैडिंग बोलते हैं। एंड देन पैडिंग के बाद हमारे बॉक्स का बॉर्डर होता है, और बॉक्स के बाहर की भी हमको स्पेसिंग को अगर चेंज करना है तो उसको हम मार्जिन बोलते हैं। तो इसको सबको साथ में हम क्या बोलते हैं, बॉक्स मॉडल बोलते हैं अपना CSS का, ठीक है। HTML का जो भी बोल लो, ठीक है। अब देखो क्या कहते हैं, सेम चीज़ जब तुम्हारा ब्लॉक एलिमेंट होता है तो ब्लॉक एलिमेंट क्या करेगा, जो तुम्हारा ब्लॉक एलिमेंट के कंटेंट होंगे ना, अगर फ्री स्पेस भी अवेलेबल है तो वो पूरी की पूरी फ्री स्पेस ले लेंगे। तो भले ही उनके कंटेंट की विड्थ एक्चुअल में तुम बस सिर्फ एक ही वर्ड लिख दो वहाँ पे, बट वो फिर भी पूरी विड्थ जो भी तुम्हारे स्क्रीन पे अवेलेबल है वो पूरी विड्थ ले लेगा, ठीक है। जबकि जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं वो सिर्फ उतनी विड्थ लेंगे जितनी विड्थ अवेलेबल है, ठीक है। साथ में क्या कहते हैं, इनलाइन एलिमेंट्स पे तुम्हारे जो भी हाइट या लाइक विड्थ प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये वर्क नहीं करेंगी। तो इसके लिए हमारे पास inline जो कि थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन जैसा है इनलाइन और ब्लॉक का, क्योंकि इस पर तुम्हारी हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टीज़ भी वर्क करेंगी, साथ में ये उतनी ही विड्थ ले रहा होगा क्योंकि इसको रिक्वायर्ड है अगर तुम स्पेसिफाई नहीं कर रहे हो तो, ठीक है। फिर फ्लेक्स बॉक्स पढ़ा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब तुम ज़्यादा चीज़ें कर रहे होगे तो तुम्हें रियलाइज़ होगा। मैं एक बार साइड पे ही चले जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। तुम्हें स्क्रीन दिख रही है ना, अचीवमेंट स्पेस दिख रहा है क्या? यस सर दिख रहा है। नहीं। हाँ हाँ सर दिख रहा है। आ गया। अब देखो मुझे बता सकती हो क्या यहाँ पे कहाँ पे अचीव मतलब फ्लेक्स बॉक्स किस तरह से यूज़ हो रहा है, कुछ भी बता सकते हो? सर जो बॉक्सेस बनाए हैं आप लोगों ने वहाँ पे। ठीक है। हाँ देखो, अब ये जो भी बॉक्सेस है ना, ये 4 बॉक्स आ रहे हैं तो अभी एक लाइन में तुमको 4 दिख रहे हैं ना, ठीक है। तो क्या कहते हैं, ये सारे बॉक्सेस एक एक एलिमेंट हैं मेरे फ्लेक्स बॉक्स के अंदर का, ठीक है। और मैंने फ्लेक्स बॉक्स पे क्या लगा के रखा है, जस्टिफाई कंटेंट मतलब स्पेस के लिए अराउंड लगा के रखा है, तो सबके बीच में इवनली सब डिस्ट्रीब्यूट हो गए जितनी भी स्पेस है उसमें, ठीक है। साथ में मैंने फ्लेक्स रैप लगा रखा है, जिसका मतलब है कि जब मेरा एक नया कार्ड आ जाएगा, इसको हम एक कार्ड बोल देते हैं अचीवमेंट को, ठीक है। एक नया कार्ड आएगा और अब मेरे करंट लाइन में उतनी स्पेस अवेलेबल नहीं है तो वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये एक्चुअल में एक यूज़ है फ्लेक्स बॉक्स का, जो कि तुम देखोगे काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। अगर तुम एक्चुअल में रियलाइज़ करो तो ये जो तुमको पूरी साइट ही दिख रही है, इसमें नैव बार लेफ्ट में आ रहा है एंड बाकी कंटेंट पूरा राइट में आ रहा है। तो ये भी मोर और लेस तुम फ्लेक्स बॉक्स से कर सकते हो, जिसमें पहले वाले की विड्थ कम रखोगे, राइट वाले की ज़्यादा रखोगे और फ्लेक्स डायरेक्शन रो कर दोगे तुम, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है फ्लेक्स बॉक्स, तुम कहीं पे भी जाओगे कार्ड्स देख रहे होगे तुम, वहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स ही यूज़ हो रहा होगा। ओके सर। तो एक्सप्लोर कर लेना इसको। एंड सर अभी भी आज के फ्लैक्स रैप बता हाँ दो एक बार। हाँ देखो, मेरी स्क्रीन कहाँ पे है अभी, क्योंकि आई गेस थोड़ा सा डिले है। सर इट इज़ ऑन OSS स्क्रीन। या लाइक ओएसएस अचीवमेंट्स पेज या कोई और पेज पे है? अभी अचीवमेंट्स। ठीक है। तो तुम्हें अभी एक लाइन में 4 कार्ड्स दिख रहे हैं ना? यस सर। अगर मैंने यहाँ पे फ्लेक्स रैप नहीं लगाया होता, ठीक है, एक बार मैं ट्राई करता हूँ यहीं पे इसको एडिट करने का बिना फ्लेक्स रैप के। लेट्स सी होगा या नहीं होगा।
ये देखो मैंने यहाँ से फ्लेक्स रैप हटाया, ठीक है, यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा अभी बट देखो अगर मैं फ्लेक्स रैप नहीं लगाता ना यहाँ पे तो क्या होता, मेरे जितने भी कार्ड्स हैं वो जब मैंने इनको रो लाइक इनकी डायरेक्शन मैंने रो स्पेसिफाई किया, तो अब अगर मैं फ्लेक्स रैप नहीं लगाता तो ये जो 5th कार्ड था जो कि यहाँ पर नहीं आया क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं थी, वो भी यहीं पर आता और ये सारे कार्ड्स एक दूसरे के ऊपर आने लगते हैं, ठीक है। सेम चीज़ अगर 6th कार्ड होता तो वो 5th कार्ड के आगे आ रहा होता और ये सारे कार्ड सिर्फ एक ही रो में उतनी ही स्पेस में एक के ऊपर एक आने लगते हैं, तो वो चीज़ ख़राब हो जाती है, ठीक है, क्योंकि उतनी स्पेस ही अवेलेबल नहीं है यहाँ पे कि 4 से ज़्यादा कार्ड्स आएँ, तो इसलिए हम लोग फ्लेक्स रैप लगाते हैं। तो फ्लेक्स रैप क्या करता है, जब करंट रो की स्पेस खत्म हो जाती है, विड्थ खत्म हो जाती है, तो जो नया वाला हमारा कार्ड होगा वो नेक्स्ट लाइन पे चले जाएगा। ओके सर। समझ आ रहा है ना? हाँ सर। बाकी भी किसी को कुछ भी डाउट हो आज के सेशन में या पहले वाले किसी भी सेशन में? कोई डाउट्स नहीं है? हेलो। नो सर। अच्छा, कल किसी ने जाके ट्राई किया था क्या, जो भी कल पढ़ाया था उसमें कुछ डाउट आया या कोई इश्यूज आए? सर एक्चुअली कल यूट्यूब पे वीडियो लेट डाली थी तो नहीं किया। ठीक है, आज ट्राई कर लेना, आज की वीडियो भी आ जाएगी, ये भी ट्राई कर लेना। साइट भी अपडेट कर दिया हमने, साइट पे भी अब तुम्हें कल के जो भी नोट्स वाली चीज़ थी वो मिल जाएगी। बजे तक आएगी? क्या हुआ? तो कितने बजे तक आएगी वीडियो? टाइम नहीं बता सकता मैं एग्जैक्ट अभी, बट कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आ जाए। अच्छा देखो, यहाँ पे तुम साइट पे जाके नोट्स पे क्लिक करोगे तो एक जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी। इसी जिप फाइल में तुम्हें कल की क्लास की HTML एंड CSS फाइल्स मिल जाएंगी, साथ में कल की क्लास की PPT भी है। वीडियो पे क्लिक करोगे तो वो यूट्यूब पे रिडायरेक्ट कर देगा जहाँ पे तुम्हें कल की क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। सेम चीज़ आज की क्लास के लिए भी हो जाएगा, ठीक है? ओके सर। यस। कल की क्लास का टाइमिंग क्या है? सेम टाइम होगा, 10 to 12। सर एक्चुअली जो गूगल फॉर्म आप लोगों ने दिए हैं शायद उसमें मैंने अपनी नेम की स्पेलिंग गलत कर दी है, तो उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? मेल सही डाला है ना? AIT हाँ मेल? सर। हाँ मेल सही ठीक है, डाला फिर है। कोई इशू नहीं। किसी को कुछ भी डाउट्स है तो वो पूछ लो, अगर नहीं है तो जा सकते हो। थैंक यू सर। ठीक है सर, यूट्यूब पे वीडियो कब तक आई, कल की टाइमिंग क्या एक्चुअली आई दैट आज क्लास थी। दीपांकर, वही यूट्यूब पे वीडियो आ जाएगी, कल की क्लास की आ चुकी है, आज की भी कोशिश करेंगे कि 2-3 घंटे में आ जाए। एंड कल की क्लास की टाइमिंग सेम ही है, 10 to 12। यस सर, ठीक है, थैंक यू सर। किसी को कुछ भी पूछना है तो वो रुक सकता है, अगर ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा लोग हैं तो भी रुक सकते हो, और बाकी जिनके डाउट्स नहीं है वो जा सकते हैं। सर हम लोगों का इंटरव्यू कब होगा क्लब के लिए? कल शाम को। ओके सर। अच्छा, किसी और क्लब की कोई एक्टिविटीज़ हैं क्या कल शाम को तुम्हारी? नो सर, शायद NSS का होगा, पता नहीं, मोस्टली। NSS का क्या? ठीक है, बट NSS का भी ऑनलाइन में क्या चल रहा है, क्या एक्टिविटी है? सर उन लोगों ने इंटरव्यू फॉर्म निकाला है और उन्होंने बोला कि संडे को वो लोग इंटरव्यू लेंगे, तो मोस्टली शायद शाम को ही हो। इंटरव्यू तो प्रोबेबली शाम को ही होगा, तो ठीक है, देखते हैं। यस सर। चिल है, बाकी लोगों को जिनको डाउट्स नहीं है वो जा सकते हैं। ओके सर।